Hello and good evening all. Most welcome in the fill up form. How are you all? आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिल अप फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी आज सबसे पहले आ गए हैं, वेरी गुड। जय श्री कृष्णा रोहित जी, मीला जी, निधि जी, खुशबू जी, गंगा जी, प्रियंका जी, भूमिका जी, वेरी गुड इवनिंग। जब बच्चे आ जाते हैं, फटाफट से जुड़ जाते हैं तो लगता है कि हाँ, बच्चों को भी इंतज़ार है क्लास का। आई एम ऑल्सो फाइन। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? ईवीएस में तो आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब चीज़ें हमने कराई हुई हैं और आगे भी हम और भी जो चीज़ें लग रहा है कि रिवीजन होना चाहिए, उस टाइप के मैं क्वेश्चंस ला रही हूँ कि वो आपको रिवाइज हो जाएं, है ना। क्योंकि जो पेडागोजी है वो ऑलमोस्ट आप लोग सब सही कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज है उसको आप लोगों ने पकड़ लिया है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिनको बस आपको पेडागोजी में ध्यान देना है, फिर आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। पेडागोजी में कभी भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। हाँ, मैं भी आज ठीक हूँ। और टीना जी, प्रतीक्षा जी, संतोष जी, सविता जी, खुशबू जी, शाहीन जी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पंक्चुअल हैं, टाइम से आ जाते हैं। और फिलअप फॉर्म में मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, आप सभी का एक बार और स्वागत करती हूँ। और फिलअप फॉर्म जो है हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को सीटेट की और नेट की क्लासेस मिल रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। आपका कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है। आप बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि आप लोग रेगुलर, आपकी क्लासेस हो रही हैं और काफ़ी अच्छे कंटेंट हम लोग लाने के लिए कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना हो। आप क्लास रेगुलर अटेंड करें और अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम को वो फाइट कर पाएँ। और टीना जी ने लिखा है कि क्विज़ किया था, वेरी गुड, क्विज़ किया है ना। तो 18 को भी है, गिव अवे है, तो बिल्कुल रेगुलर करते रहिए आप लोग, क्योंकि उसमें हेडफोन मिलने वाला है प्राइज़ में। देखिए कौन विनर होता है, मुझे भी इंतज़ार रहेगा उस विनर का कि कौन जीतता है। माही जी पूछ रही हैं इवनिंग की टी के साथ राधे राधे। ओके, राधे राधे आपको भी। और 2 कप रखी है माही जी ने, मतलब 1 कप माही जी के लिए होगी, 1 कप मेरे लिए है, ठीक है। तो माही जी की जो 2 कप्स हैं उनमें से 1 कप मैंने ले ली है अपने लिए। वैसे मैं पी चुकी हूँ चाय, लेकिन आज माही जी के हाथ की बनी हुई भी चाय मैं यहाँ पे लूँगी। देखिए टीना जी का तो ओपन हो गया है लिंक, है ना। तो ट्राई करिए, मे भी आप टाइम से थोड़ा सा ट्राई करिए। टाइम से अगर पहले करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी, तो आप टाइम के 5 मिनट बाद ओपन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो फिर आपसे लिंक ओपन हो जाएगी। बिल्कुल टाइम से आप पहले करेंगे ना तो लिंक नहीं ओपन होने वाली है फिर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सीटेट की जो हमारी क्लासेस होती हैं उसका यहाँ पे आप लोग को स्केड्यूल पता चल जाएगा, किस किस टाइम पे कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। ये एवरीडे इसलिए बताया जाता है क्योंकि कुछ न कुछ एक दो न्यू मेंबर्स हमारे साथ एवरीडे जुड़ते हैं, जिनको कि ये पता होना चाहिए। टीना जी का तो देखिए हो गया है, ट्राई करिए। इसी तरह से टेलीग्राम पे भी कई लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, बट 2-3 बार ट्राई करने के बाद ही वो जुड़ भी पाए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। माहिर जी का कहना है कि क्लास ऑनलाइन है तो टीवी ऑनलाइन होनी चाहिए। बिल्कुल सही, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है ना। मतलब आजकल तो पेमेंट भी हम ऑनलाइन ही करते हैं, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया, तो टीवी ऑनलाइन ही हो गई है। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। और साइंस की क्लासेस जिसकी रिक्वायरमेंट थी पेपर सेकंड के लिए, वो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है 12 तारीख से, 12 दिसंबर से। और साइंस की क्लास है उसकी टाइमिंग जो है आपकी दोपहर को 1 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगी, ठीक है। तो ये आप लोग अटेंड कर रहे होंगे जिन्हें भी सेकंड पेपर के लिए तैयारी करनी है, तो वो ज़रूर करेंगे। अंजलि जी वेरी गुड इवनिंग।
और आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब कोर्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए फुल क्लास है। 5000 MCQ प्लस MCQs हैं, 20 प्लस PYQs हैं, मॉक टेस्ट हैं, सारी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ देखिए। तैयारी मैं यहाँ पूरा करा ले रही हूँ आप लोगों को। आप पेपर वाइज आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें थी ना वो मैंने सारी आप लोगों को ऑलमोस्ट बता दी हैं कि एक पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो पूछ रहे हैं। लगभग चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँ। तो MK सर जी नमस्ते। और ओके, निधि जी ने काफ़ी ट्राई किया है। चलिए एक दो बार और ट्राई करिए, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी जिसके कारण नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि और बच्चे तो कर पा रहे हैं, मतलब लिंक में कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे आपको एक नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे 8233651148। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मैसेज के थ्रू अपना जो भी क्वेरी है उसको वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है, एक बार और देख लीजिए। हो सकता है कि निधि जी आपने सही लिंक ना लिखा हो, लिंक को भी एक बार कंफर्म कर लीजिए। कभी कभी कैपिटल कोई लिख देते हैं स्मॉल की जगह तो भी गड़बड़ी हो जाती है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान दीजिए। छोटी छोटी मिस्टेक के कारण कभी कभी लिंक नहीं ओपन हो पाती है, तो आप एक बार लिंक को भी प्रॉपर देख लीजिए कि कहीं गलत लिंक तो आप टाइप नहीं कर रहे हैं। तो ये लिंक नीचे शो भी आपको हो रही है, और नंबर वही रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका आज भी MCQ ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेडागोजी से ही रिलेटेड पूरे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैंने रखे हैं, तो ज़्यादातर आपको पेडागोजी के लिए ही मिलेंगे, क्योंकि जितने जहाँ से मुझे मिल रहे हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन आप लोगों को करा के प्रैक्टिस आपकी पक्की हो जाए। और आप लोगों से यही कहूँगी कि अपना जो टाइम है उसको मैनेज करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन EVS के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? एवरीडे मतलब प्रतिदिन, एवरी मंथ प्रति माह, 6 मंथली मतलब 6 महीने में, एट द एंड ऑफ द ईयर वर्ष के अंत में। फटाफट आंसर करिए। ए इसके आंसर आना शुरू हो गए, राइट आंसर भी ए ही है, वेरी गुड। तो ए क्यों है? देखिए मैं एवरीडे मैं भी आप लोगों से क्या करती हूँ, आप लोगों का मूल्यांकन करवाती हूँ ना, कि आप लोग अपने नंबर जोड़ते रहिए और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपको कितने नंबर मिले 20 नंबर में से। तो ये एवरीडे हमारा क्या होता है? असेसमेंट होता है, मूल्यांकन आपका होता है। किस लिए होता है? इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ भाई जो बच्चे हैं वो किस नंबर तक ला रहे हैं, कितने नंबर उन्होंने इम्प्रूव किए हैं, कितने और करने की ज़रूरत है, हमें अपने काम में क्या चीज़ें जो हैं वो और अच्छी इम्प्रूव वे में लानी है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा एवरीडे का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। अगर हम महीने महीने में करेंगे तो क्या पता चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि इतने दिनों में हमने क्या किया। तो एवरीडे का जो मूल्यांकन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और लिखित रूप से जो मूल्यांकन होता है वो आपका क्या हो जाता है, टेस्ट वाइज होता है कि महीने में एक टेस्ट ले लेते हैं बच्चों को, या चैप्टर ख़त्म होने के बाद स्कूल में टेस्ट ले लिया जाता है, तो वो रिटर्न रहता है जो रिकॉर्ड में उनको जमा करना होता है। बट एवरीडे टीचर क्या करती है, बच्चों से असेसमेंट कर लेती है, कभी उनको रीडिंग करवाती है, कभी उनको राइटिंग करवाती है, कभी उनको कुछ टास्क दे देती है कि आप इसको करिए। तो इस तरह से ये एवरीडे का जो है मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Meera, an EVS teacher, likes a quiet class and asks her students to sit and work individually. Which of the following will be denied to her student? एक EVS की अध्यापिका मीरा को शांत क्लास पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे बैठकर अपने अपने कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किस चीज़ से वंचित रहेंगे? बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अवलोकन से सीखना, इंडिविजुअल लर्निंग व्यक्तिगत रूप से सीखना, पीयर लर्निंग सहपाठी द्वारा सीखना।
इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। मतलब इंडिविजुअली जो वो सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, इंडिविजुअली ही वहाँ सीख रहे हैं। जो भी वो सीखने आते हैं अकेले ही सीख पाते हैं, लेकिन वो सीख नहीं सकेंगे क्योंकि टीचर क्या कर दी है, उनको बोल दी कि आप बैठ जाओ, तो वो चुपचाप बैठ के अपना काम करेंगे। तो क्लास में इंडिविजुअली जो वो उनका प्रोग्रेस हो रहा था, कि वो कुछ पढ़ रहे थे, वो कुछ लिख रहे थे, हाँ कुछ समझ रहे थे, तो वो इंडिविजुअली जो लर्निंग उनकी हो रही थी, क्लास में जब टीचर नहीं पढ़ाएंगी तो उनका जो इंडिविजुअली जो डेवलपमेंट हो रहा था वो नहीं होगा। टीचर के पढ़ाने से उसका इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट हो रहा था वो रुक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा वो जो इंडिविजुअल है व्यक्तिगत रूप से वो नहीं सीख पा रहा है, अवलोकन से भी वो उसका सीखना नहीं हो पा रहा है, बहुबुद्धि मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है वो भी नहीं सीख पा रहा है, और पीयर लर्निंग, तो पीयर लर्निंग जो है जो वो एक साथ बैठ के सबके साथ सीखता, स्कूल में क्या होता है, पीयर लर्निंग होती है, मतलब एक साथ बैठ करके सीखना होता है, तो वो एक साथ बैठ के सीखना नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्कूल में कई बार देखना आप, टीचर्स आ जाते हैं, अरेंजमेंट उनका लगा रहता है, कोई टीचर जो है वो एब्सेंट है और उनके जगह एक टीचर आके बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि चलो सब अपना अपना काम करो, तो उसमें क्या हुआ, वो बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है। वो बैठ करके या तो एरोप्लेन बना के उड़ा रहा है, या किसी को मार रहा है, किसी की पेंसिल छीन रहा है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसका सीखना कुछ भी नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरह से वो कुछ नहीं सीख पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो वो सीखता है वह अपने दोस्तों से, जो पीयर लर्निंग जो ग्रुप में होता है वो सीखता है, इंडिविजुअली भी वो सीखता है, लेकिन जो ग्रुप में जो वो सीखता है वो हाँ, तो जो ग्रुप में सीखता है वो सीखना उसका नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट स्ट्रेटजी फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स आंसर टू क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही हैं। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो इसमें 3 ही ऑप्शन हमारे पास हैं, जिनमें से या तो शुरू के 2 ऑप्शन सही हैं, या ए और सी सही है, बी और सी सही है, या फिर फोर्थ ए बी और सी तीनों सही हैं। सॉरी, हाँ तीनों सही हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, कि बी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन होगा। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, ठीक है, और छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। इसमें क्या होगा, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक जो हैं संख्यात्मक हों, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा वो थर्ड ऑप्शन आ रहा है। थर्ड ऑप्शन है बी और सही सी, वो जो है वो दोनों हम आंसर को लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज शुड बी selected by Sunita, an EVS teacher, to promote inquiry while teaching the theme food। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। अन्वेषण मतलब खोजी प्रकृति। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन दे रही हैं। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों को संग्रह करने के लिए कहना, भोजन के विभिन्न स्रोतों का चित्र दिखाना, या फिर छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। फोर्थ का आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो डी है। जूली जी का आंसर पहले आ गया सबसे, बाकी लोगों का भी आ रहा है, और इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा, कि छात्रों को क्या है अपने परिवार के साथ साथ और जो उनका कोर्स में दिया हुआ है उसको आपस में जोड़ने की बात हमेशा कही जाती है ना।
उनको सामाजिक रूप से और जो बुक्स में दिया हुआ है, स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपस में जोड़ने की बात की जाती है। तो छात्रों के परिवार के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं इसमें, परिवार में क्या क्या खाना लोग पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, इससे क्या है वो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। तो ये पहला हमारे पास ऑप्शन होता है। लेकिन अगर इसी तरह के जैसे हमारे पास ऑप्शंस लिखे हुए रहते हैं और लास्ट में एक ऑप्शन दे देता है कि उपयुक्त में से सभी, तो अगर आप देखेंगे तो ये उपयुक्त में से सभी जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दे देता है कि उपयुक्त में से सभी, तो आप उसको चुनेंगे, क्योंकि इसमें भोजन के अलग अलग स्रोतों के चित्र दिखाना ये भी शामिल हो सकते हैं। छात्रों को विभिन्न भोजन पदार्थों के चित्रों को संग्रह करने के लिए कहना, अलग अलग कटिंग करके पेस्टिंग करने के लिए कहा जाता है, ये भी ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बच्चों को क्या क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये भी टीचर बताती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो बाहरी उसका जो सामाजिक रूप से जीना और स्कूल में जो पढ़ना, वो दोनों को आपस में मर्ज ये लास्ट वाला पॉइंट करता है। इसलिए हम इन चारों में जब एक को चुनने की बात होती है तो लास्ट वाले पॉइंट को चुनते हैं। नंबर 5 है द स्टोरी ऑफ रोनाल्ड रॉस इज इंक्लूडेड इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग दिस टू। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है, इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है। इसमें 3 उद्देश्य दिए गए हैं और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं दृष्टिगत करना। ओके सॉरी टीना जी, हो सकता है मेरी नज़रें ना पड़ी हों कि आपने पहले आंसर किया था, वो फटाफट जो है आंसर ऊपर चले जाते हैं ना, तो मुझे हो सकता है दिखा नहीं होगा आपका। कोई बात नहीं, आपका आंसर सही होना बहुत ज़रूरी है और डी आंसर आ रहे हैं, डी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो हैं इसमें डी आ रहे हैं एंड डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ए बी और सी तीनों चीज़ें ही होती है। देखिए, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, जब किसी हम ऐसे व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति के बारे में बताते हैं, स्पेशल किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, तो बच्चे सुनते हैं तो उस जैसा बनना चाहते हैं, तो प्रेरित करने का बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा है मलेरिया, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करता है कि भाई मलेरिया जो है वो एक मच्छर द्वारा फैलाया जा रहा है। और लास्ट है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में भी जब रोनाल्ड रॉस की कहानी पढ़ते हैं तो एक वैज्ञानिक कार्य करने का जो स्टाइल है उसके बारे में भी बच्चों को मालूम चलता है। तो इस तरह से जो लास्ट वाला है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे ये वही उसी तरह के क्वेश्चन हो गया कि उपयुक्त में से सभी, इसमें एक ऑप्शन अगर जोड़ देता है उपयुक्त में से सभी, तो ये तीनों चीज़ें ही आ जाती हैं उसमें। या फिर देखिए इसमें कैटेगराइज कैसे कर दिया है कि सी ओनली, बी और सी, ए और सी, ए बी सी, तो ये भी एक तरीका हो जाएगा आपका, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर आपका उपयुक्त में से सभी, इस तरह का भी हो सकता है। हाँ, मोस्टली देखिए भूमिका जी, मैंने पहले भी बताया है, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो 5th क्लास की बुक से ही आते हैं, क्योंकि सीनियर क्लास वही होती है। तो एज अ टीचर आप जो एक एग्ज़ाम देंगे तो थोड़े बड़े बच्चों के जो क्वेश्चन हैं वही ज़्यादातर लिए जा रहे हैं, और कुछ 6-7 के भी कुछ थोड़े मोड़े क्वेश्चन जो हैं वो देखती हूँ मैं कि रहते हैं इसमें, और ज़्यादातर जो है 5th क्लास के ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज is the most appropriate strategy to teach EVS to student with linguistic difficulties? ओके, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लिंग्विस्टिक है ना, मतलब लैंग्वेज, भाषा को सीखने के लिए लिंग्विस्टिक डिफिकल्टीज जो होती है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है। जिनको भाषा में प्रॉब्लम होती है उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में बड़े बड़े अक्षर में समझाया जाए, सामग्री दी जाए, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं, क्रियाकलापों के साथ की जाए, श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य विषय वस्तु देना, और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रथम पंक्ति पर बैठाने का प्रयास किया जाए। इसमें आंसर नहीं आ रहे हैं सबके, और आंसर जो है वो शो हो गया क्योंकि
क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आई नो दैट कि थोड़ा पढ़ने में भी समय लग जाता है क्वेश्चन को, बट हमारे पास एक टाइम का बाउंडेशन रहता है, उस टाइम तक आपको आंसर भी देना होता है। तो देखिए बच्चों को क्या है, बड़े बड़े चित्रों द्वारा, ठोस वस्तुओं द्वारा और क्रियाकलापों के साथ क्या होता है, समझाया जाता है, जिनको भाषा समझने में दिक्कत आ रही है। ये ज़्यादातर उन बच्चों के साथ होता है जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, और मान लीजिए कि वो रहता है महाराष्ट्र में और वो मराठी में ही अपने घर में बात कर रहा है, तो उसकी लैंग्वेज क्या हो गई, मराठी हो गई, उसको ठीक से हिंदी बोलना मान लीजिए नहीं आता है, और वो अब उसके फादर की हो सकता है ट्रांसफ़र हो गई है और वो आ चुके हैं दिल्ली में। अब वो दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ मराठी का कोई भी अंश नहीं बोला जाता है। तो अब उस बच्चे को क्या होगी दिक्कत कि जब वो स्कूल में जाएगा तो उसको बाकी लोगों की जो भाषाएं हैं वो समझ नहीं आती रहेंगी, तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, वो समझ नहीं पाएगा। तो टीचर का क्या उस टाइम काम रहेगा कि वो बड़े बड़े उनको पिक्चर्स दिखाएंगे कि देखिए भाई ये फ्रूट्स को ये बोलते हैं, इस चीज़ को ये नाम होता है, और चीज़ों के माध्यम से अगर टेबल दिखाती हैं, बोर्ड दिखाती हैं, तो उसको वो बताएंगे कि भाई इसको ये बोला जाता है, और क्रियाकलापों के साथ मतलब एक्शन विथ एक्शन उसको बच्चे को बताया जाएगा। तो ज़्यादातर परेशानी उन बच्चों को होती है जो छोटे रहते हैं, मतलब प्री नर्सरी जो रहता है, नर्सरी केजी, इन साइज़ के बच्चे जब रहते हैं छोटे, या फर्स्ट तक के भी बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जब वो किसी नए भाषाई जगह में पहुंच जाते हैं तो उनको मुश्किल हो जाती है, ठीक है। और भूमिका जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि रोनाल्ड रॉस ने पता किया था कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आप लोग बीच बीच में जो बताते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव रहती है। तो मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ कि क्लास में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी ज़रूर शेयर करिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि बाकी बच्चों को भी इस बारे में पता चलता रहता है। कई लोगों को पता रहता है तो उनका भी हो जाता है कि हाँ भाई हमें भी पता है, और जिन्हें नहीं पता होता उनको मालूम चल जाता है। तो ये उन्होंने जो है पता किया था कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, इन द थीम ऑफ ट्रेवल। अब देखिए ट्रेवल वाला थीम आ गया। नैरेटिव इज बछेंद्री पाल्स एक्सपीरियंस इन माउंटेनियरिंग आर इंक्लूडेड, वॉट कुड बी द रीज़न फॉर इंक्लूडिंग दिस। मतलब जो इसमें यात्रा है, इसमें गलत छप गया है हिंदी में, बीम बात्रा लिखा है, ये होगा थीम यात्रा, ठीक है। इसमें बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों को वर्णन के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के कारण क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि इस लेसन को बछेंद्री पाल को जोड़ा गया है। यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाँ, यही तो पीयर लर्निंग है माही जी, कि अब मैं आप लोगों को बोल दूंगी कि चलिए आज तो जुड़ गए हैं क्लास में, आज थोड़ा सा हम गपशप ही कर लेते हैं, तो आपका टाइम खराब होगा। तो आप जो सीख रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे, और जो हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं दैट इज़ पीयर लर्निंग, है ना। ये हम एक साथ सहपाठी से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल सही। तो ए इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली चीज़ इसमें आ जाती है लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती, क्योंकि वो एक लेडी थी बछेंद्री पाल, और उस समय जिस समय इन्होंने पर्वतारोहण किया था वो उस समय जो है एक लेडी का पर्वत में चढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, चुनौती की बात हो जाती थी। उसके बाद है कि पर्वतों को चढ़ने के टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्या क्या चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा होगा, इसके बारे में भी पता चलता है। फिर अध्याय जो है एक सामूहिक कार्य, जब हम मिल करके कोई कार्य करते हैं प्रोजेक्ट के रूप में, तो उसकी व्याख्या करता है कि अगर हम टीम के साथ जाते हैं कहीं और फिर काम करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा मिलता है। और यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को भी प्रस्तुत करता है ना। बिल्कुल ये एक मतलब प्रशंसनीय चीज़ है कि एक लेडी जो हैं उन्होंने पर्वतारोहण किया, जो फर्स्ट लेडी कहलाई इंडिया की। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा चैप्टर जो है बच्चों के क्लास में ऐड किया गया है, जो हर तरह से जो है अनुकरणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, NCF है ना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क।
2005 डज नॉट प्रपोज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा जो है ईवीएस शिक्षण के संदर्भ में प्रस्तावित नहीं करती है? तो ये हो गया विषयगत दृष्टिकोण, बच्चों के अनुभव और संदर्भ के साथ संबंध, गतिविधियों पर हाथ, तकनीकी शर्तों के साथ परिचित करना। तो इसमें जो है डी आंसर होगा, इसका राइट आंसर है तकनीकी शर्तों के साथ परिचित करना। ये उसमें संदर्भ में प्रस्तावित नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसको नोट डाउन करके रखिए। और इसमें जो टेक्निकल टर्म्स है इसके लिए जो है तकनीकी शर्तों के साथ परिचित करने की कोई भी प्रस्तावित इसमें शर्त नहीं की गई, कोई भी ऐसा संदर्भ प्रस्ताव नहीं किया गया है। इसको आप नोट डाउन करके रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा। और हाँ, माही जी जो कह रही हैं कि वो रिलेट करती हैं, बिल्कुल रिलेट तो करना ही है। एक टीचर का काम यही होगा कि जब आप भी स्कूल में पढ़ाएंगे, जब टीचिंग करेंगे, तो साथ साथ बच्चों को आपको एग्जाम्पल ज़रूर देना है। जब आप एग्जाम्पल देंगे तो उनको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, तो रिलेट कर पाएंगे तभी तो आप एग्जाम्पल दे पाएंगे ना। मैं भी आप लोगों से बात करती रहती हूँ, कुछ कुछ बताती रहती हूँ, तो हमेशा उस चीज़ के साथ कोई घटना अगर रहती है तो वो आप लोग को बताती हूँ। कई लोगों को बहुत पसंद नहीं भी आता होगा, लेकिन समझाने के लिए ये हमको एग्जाम्पल जो है ये हमेशा देना चाहिए। तो रिलेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो रियली जो है कहीं ना कहीं रिलेट होता है, वो बात ऐसी कही हुई बात नहीं है। तो इसमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन करके रखिए। और तकनीकी शर्तों के साथ परिचित ऐसा कोई प्रस्ताव जो है संदर्भ प्रस्तावित नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ टीचर इनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यू ऑन अ टॉपिक, थस द टीचर वांट्स टू। एक शिक्षक छात्रों को किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार शिक्षक क्या चाहता है? छात्रों को अन्वेषात्मक बनाना चाहता है, छात्रों को अर्थपूर्ण और विचारशील बनाना चाहता है, समय बिताना चाहता है, कक्षा में शोर मचाएं ये चाहता है। मेक स्टूडेंट एक्सप्लोरेटरी, मेक द स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिव एंड थॉटफुल, स्पेंड टाइम, मेक द क्लास नॉइसी। देखिए ये विचार व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो विचार व्यक्त करने के लिए छात्रों को क्या करना होगा? अन्वेषण करना होगा। तो छात्रों को अन्वेषात्मक बनाने के लिए उनको क्या करना है? एक विचार अपने प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ये ध्यान दीजिएगा। दो एक लोगों ने ए किया है, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा कि मेक स्टूडेंट एक्सप्लोरेटरी, मतलब वो अधिक से अधिक अन्वेषण करें उस चीज़ के लिए। क्योंकि क्या होगा कि जब वो आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो वो आपस में उसको क्या करेंगे? एनालिसिस भी करेंगे उन चीज़ों को। तो यही होता है कि वो नई चीज़ों को क्या कर पाएंगे? एक्सप्लोर कर पाएंगे, नई चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो सेकंड पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गलत है। तो यहाँ पे हमको जो ज़्यादा आंसर के नज़दीक होता है उसको चुनना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम जब आती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ए आंसर होगा, मेक स्टूडेंट एक्सप्लोर। मतलब क्या होता है कि जब हम दो तीन लोग डिस्कस करते हैं तो कई नई चीज़ें भी निकल के आती हैं, तो हम उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं और भी नई नई चीज़ें उसमें सीख पाते हैं। ये होती है बात। चलिए, बट अगर दो ऑप्शन चुनने की बात आती तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों को आप चुनेंगे तो वो राइट होगा। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि आपको दो ऑप्शन चुनने का भी छूट मिलता है, तो वहाँ पे आप ये दोनों ऑप्शन को चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट? ये एक नया क्वेश्चन है। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस की शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का शिक्षण कैसे करेगी? दृष्टिबाधित मतलब वो देख नहीं सकता, देखने में उसको परेशानी है, अब उसको दिख तो रहा नहीं है,
तो बाय शेयरिंग वॉइस मैसेज, आवाज़ में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ठोस अनुभवों का उपयोग करना। इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके, ABC, BCD, BD और ABCD, मतलब चारों। बहुत इजी है। जहां भी आपके ऑप्शंस आ जाते हैं कि चारों ऑप्शन हैं या उपयुक्त में से सभी, तो वहां बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जो चारों ऑप्शन हैं उनको आप लें। ये आप लोगों के लिए क्या होगा, काफ़ी इजी हो जाएगा इसको समझना कि एक दृष्टिबाधित बच्चा जो है, हाँ डी आंसर आ रहे हैं, राइट, डी इज़ द राइट आंसर। तो देखिए इसमें क्या है कि बच्चा देख नहीं सकता, दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे, अपना बोल करके, अब आप खुद ही समझिए कि यहाँ पे आप मुझे देख नहीं सकते हैं। मैं अगर आप लोगों को पीपीटी भी शो नहीं करूँगी, समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को पीपीटी भी शो नहीं करती हूँ, सिर्फ आप मुझसे सुन सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, आपको अपनी बातें बोल कर बताऊँगी, पहले तो जितनी हो सकती है मौखिक व्याख्या करूँगी, या फिर आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी अपने अनुभव को शेयर करें। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, जो देख नहीं सकता वो सुन करके उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये चारों चीज़ें जो हैं उनको सही कही गई हैं। आवाज़ में संदेश साझा करना, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करना, सहपाठी के द्वारा व्याख्या करना और ठोस अनुभवों का उपयोग करना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। बिल्कुल सही आंसर सबने किया। टाइप गलत हो गया तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, मेन वो चीज़ ज़रूरी है अंजलि जी। आई नो वेरी वेल कि आपको सब समझ में आ रहा है, आप लोग गुड स्टूडेंट हैं, आप लोग को क्लियर हो जा रही है चीज़ें, ये सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग इसी के जैसा ही रिलेट करता हुआ है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। अब श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता है बच्चा, ठीक है, तो अब क्या करना है, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, केवल उनके लिए ऑनलाइन कक्षा का प्रबंध करके, उप शीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, अधिक दृश्य का उपयोग करना। इसमें ऑप्शन जो है वो सी ही होगा, यहाँ गलती से आपको डी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। इसका जो ऑप्शन है वो होगा सी, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर दे रही हूँ, कोई बात नहीं। पॉइंटर ऑप्शन ले लेते हैं हम। ये आपका नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन ही सही होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। ये जो थर्ड वन है ABCD, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, बच्चे के लिए जो है ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, ये विशेष शिक्षक क्या करेगा, ये उनको एक, आपने देखा होगा उंगलियों को चला चला के बताते हैं बच्चों को, जो बोल और सुन नहीं सकते उन लोगों को उंगलियां चला चला के वो बताते हैं एक्शन करके, उससे वो बच्चे समझ पाते हैं। तो विशेष शिक्षक की सहायता लेना मतलब जो इस तरह के श्रवण बाधित बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, उनको विजुअली बता सकते हैं, केवल उनके लिए अलग से क्या हुआ, कक्षा का प्रबंध किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। उप शीर्षकों के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, पीपीटी को मतलब क्या करना, काफ़ी और ज़्यादा इम्प्रूव और इम्पॉर्टेंट बनाना। और लास्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, अधिक दृश्यों का उपयोग करना, क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो वो देख कर ही समझेंगे, तो अधिक से अधिक हमको क्या करना है, उसमें पिक्चर्स इंक्लूड करना है। तो आप सभी का आंसर सी आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ गलत छप गया है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th, an EVS teacher the teacher asked the class 3 student to put grains in the bowl on their terrace or open area, मतलब खुले जगह में एक
क्या किया है उन्होंने, बाउल रखने के लिए कहा है और उसको खुले जगह में रखने के लिए टेरेस वगैरह में कहा है. आफ्टर दैट ही आस्क्ड देम टू प्रिपेयर अ डाटा, मतलब एक शीट बनानी है उनको, इन विच दे वुड गिव द डिटेल्स ऑफ द बर्ड कमिंग टू ईट दैट फूड ग्रेन्स. द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, इस पर्पस का क्या एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी का पर्पस क्या होगा कि वो वहाँ क्यों ऐसा रखा, उसने एक जार, कुछ भी एक बर्तन रखा, उसमें ग्रेन्स रखे, वहाँ चिड़ियों का आपको देखना है, डाटा लिखना है, कौन कौन सी चिड़िया आके खा रही है. कीप स्टूडेंट बिजी एट होम, बच्चे घर पे बिजी रहें इसलिए. टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू बर्ड विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जो एक्सटिंक्शन की कगार पे उनके लिए पता करना. टू डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल और टू इनक्लूकेट सिंपैथी टूवर्ड्स लिविंग बीइंग, मतलब दया का भाव. ये आपका इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन और इसको हिंदी में एक बार दे देते हैं हम. एक ईवीएस की जो शिक्षिका हैं कक्षा 3 के छात्रों को खुले छत में अन्न के कटोरे को रखने के लिए कहती हैं. उसके बाद उससे उनको एक आंकड़े, मतलब शीट तैयार करने के लिए कहती है. उसमें अन्न रखने के बाद जो खाना खाने के लिए पक्षियां आ रहे हैं उनके ब्यौरा देने के लिए कहती है. इसका उद्देश्य क्या होगा? छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं, पक्षियों की जातियों, उनके खान पान के अवलोकन करना या जीवित प्राणियों के बीच में प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना. बहुत ईजी है इसका आंसर और मेरे क्वेश्चन पढ़ने के पहले आंसर आने भी शुरू हो गए हैं और सबके सी आंसर आ रहे हैं. वेरी गुड. एंड सी इज़ द राइट आंसर. बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर किया है, इसमें नो डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी के. वेरी गुड. तो इसमें क्या है, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति एक अवलोकन कौशल जो है वो जागृत करने का जो काम है वो टीचर कर रही है कि वो देख सकते हैं. बबलू जी बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं. आप 50 क्वेश्चन के लिए इतना कहते थे, मैराथन आपकी हो गई, आप आए नहीं मैराथन में भी. आज भी आप 2-3 दिनों बाद आ रहे हैं, क्या बात हो गई? सब ठीक है? आर यू ओके? तो इस तरह से पक्षियों की जो जाति है उनके खान पान की आदतों का अवलोकन करने के लिए, ठीक है, छात्रों को घर में व्यस्त रखना. देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दे देते हैं, है ना. तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो ये सबसे थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आप लोगों का. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये भी इंग्लिश यहाँ दे रही हूँ, फिर हिंदी आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और फिर देखने में आप लोगों को दिक्कत भी हो जाती है. ओके ओके बबलू जी, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना. थोड़ा सीज़न इस तरह का है कि हमें ध्यान रखना ज़रूरी है. ठंड अचानक कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी बिल्कुल अभी कम हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए. और इस समय आप सभी जो हैं कोशिश करिए कि गर्म पानी पिएं. गर्म पानी से हमारा वैसे भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो नहीं होती हैं. मैं शुरू में जब आप लोगों की क्लासेस लेती थी तो मेरा गला हमेशा बैठ जाता था क्योंकि लगातार हम इतने देर तक बोलते रहते थे, तो बिल्कुल मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो मैंने फिर थोड़ा गर्म पानी जब से शुरू किया लेना तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ. अभी गले में प्रॉब्लम भी कम रहती है. तो सभी इस टाइम पे कोशिश करिए कि हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पिएं. ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, उससे बहुत इन्फेक्शन होती है तरह तरह की. और गर्म पानी आप लोगों को काफ़ी चीज़ों से ऐसे भी बचा के रखता है. चलिए तो इंग्लिश में हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. अ टीचर डिस्कस्ड द फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री इन द क्लास. Despite the different culture, some festivals are common and are celebrated throughout the country. What concept is he or she trying to discuss in the class? Value of festival of our life, unity among different cultures. There is no cultural or religion barriers in festival. Festival gives us peace and joy. ठीक है, इसका आगे हम हिंदी में भी देख लेते हैं. एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया है. विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं. वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही हैं? हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य का, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, उत्सव में हमें शांति और आनंद मिलता है. तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये आपको देखना है. बहुत इजी है इसका भी आंसर. कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका कि जब आपको सभी बातें सही लगती हैं और आपके पास ऑप्शन भी हैं सारे चुनने के, तो आप किसको चुनेंगे? जिसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें?
वो ऑप्शन हमारा इसमें आप जो आंसर कर रहे हैं मोस्टली वही है, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इसमें देखिए हमारे जीवन में उत्सवों का कुछ ना कुछ मूल्य है, हम कुछ ना कुछ सीखते भी हैं उत्सवों के द्वारा। विभिन्न संस्कृतियों में एकता भी होती है, कई ऐसे अलग अलग संस्कृति वाले लोग हैं, जैसे गणपति जो है ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र में होता है, लेकिन कई ऐसे लोग गणपति का जो फेस्टिवल है वो मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगने लगता है वो कल्चर। तो ये क्या होता है कि पारस्परिक हमारे संस्कृतियों में एकता की बात आ जाती है। उत्सव में सांस्कृतिक या प्रादेशिक कोई अवरोध भी नहीं रहता, कोई भी फेस्टिवल अगला व्यक्ति मना सकता है। अब करवा चौथ जो है आजकल बहुत फेमस है, तो लोग हर तरह के प्रदेश वाले लोग जो है करवा चौथ मना रहे हैं। पहले ज़्यादातर ये पंजाब हरियाणा साइड में होता था, है ना। फिर उत्सव हमें क्या है, शांति और आनंद देते हैं, बिल्कुल देते हैं, क्योंकि शांति और आनंद हमें मिलता है। हम लोगों से मिलते जुलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, वैसे ही बड़ा मज़ा आ जाता है, इन्जॉय करते हैं लाइफ को। तो उत्सव जो है हमको क्या कर देते हैं, एक बार री एनर्जेटिक कर देते हैं, हमको दोबारा से वो स्फूर्ति, आनंद, खुशियाँ दे देते हैं। तो ये बीच बीच में जो है इस तरह का जो फेस्टिवल जो आता है वो हमको क्या कर देता है, फिर से मतलब हमारे अंदर जो है एक तरह से रिचार्ज करने का काम हमको करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर हर विल बी टू। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी? संरक्षण करना है आपको, है ना। अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उपयोग करना, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया गया है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना, छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन कराना। बहुत इजी है ये आंसर भी, आप फटाफट से मुझे लगता है कि कर लेंगे इसको। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ज़रूर। बबलू जी का आंसर आ गया, सना जी का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं डी में, तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे कि डी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारी बुक में है उसको हम क्या करते हैं, अपने सामाजिक तौर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण करके, या बच्चों को घर में भी बोलते हैं कि आप घर में देखिए कि आपके मम्मी जो हैं वो किस तरह से संरक्षण करके रखती हैं। अब जैसे दूध हो गया, तो उसको संरक्षित करने का तरीका क्या हुआ कि उसको आप बॉईल करके रखिए, तो वो संरक्षित रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो दूध के लिए हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर कोई जैसे तली भुनी चीज़ है तो उसको हम क्या करते हैं, एयर टाइट डब्बों में रखते हैं ताकि वो क्या नरम ना पड़ जाए। बिस्किट है तो उसको हम क्या करते हैं, डब्बों में बंद करके रखते हैं, तो वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होती, नरम नहीं पड़ती है। उसके बाद जैसे मम्मी बड़ियाँ बना रही है तो उनको धूप लगाती है। अचार का मैंने कल एक एग्जांपल आप लोग को बताया था कि धूप में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसकी नमी चली जाती है, वो लंबे समय तक जो है वो बना रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण से, घरों में होने वाले जो उपयोग की चीज़ें हैं उससे बच्चे सीखते हैं। और इनको रटवाने से क्या होगा कि वो फिर आज याद है कल वो भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिकली उनको कई सारी चीज़ें जो है वो करवाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An EVS teacher is teaching about valley or flower of NCERT textbook. She can use resource for teaching. एक EVS पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका NCERT के पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती हैं? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और इसमें भारत का मानचित्र का उपयोग कर सकती हैं, मधुबनी चित्रकला का कर सकती हैं, विभिन्न स्थानीय फूल होंगे, यहाँ फूल छपा नहीं है, डिफरेंट लोकल फ्लावर्स मतलब विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक मतलब वर्कशीट। तो किन किन चीज़ों का वो उपयोग कर सकती है, क्योंकि यहाँ से हमें छूट है कि हम एक से ज़्यादा ऑप्शन ले सकते हैं। फटाफट आप लोगों ने आंसर शुरू कर दिया, वेरी गुड। और बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें, ए इज़ द राइट आंसर। कि आप मैप के माध्यम से भी बता सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से बता सकते हैं, लोकल फ्लावर के माध्यम से बता सकते हैं, और वर्कशीट भी इसमें दे सकते हैं। इसका मैं फटाफट से आप लोग को एग्जांपल बताती हूँ कि भारत के मानचित्र में दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है फूलों की किस किस तरह की फूलों की खेती किन किन एरियाज़ में होती है।
ये आप बता सकते हैं भारत के मानचित्र के द्वारा। मधुबनी चित्रकला में आपको पता ही है कि बहुत सुंदर सुंदर फूलों का, रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उन फूलों को दिखा करके और फूलों के माध्यम से जो कलर बनाया जाता है उसके माध्यम से बच्चों को बताया जा सकता है। विभिन्न स्थानीय फूल जो हैं, मतलब आपके आसपास में जो फूल खिलते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और कार्यपत्रक मतलब बच्चों को वर्कशीट दे जा सकता है करने के लिए, कि आप असाइनमेंट दे सकते हैं उनको कि घर से आप बना करके लाइए फ्लावर्स, कई तरह के फ्लावर आप बनवा के दे सकते हैं, या घर से उन्हें बना के लाने के लिए एज अ होमवर्क भी दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इसमें चारों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? किसी को भी कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल पूछते जाइएगा, बीच बीच में भी पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस द इश्यू ऑफ स्टीरियोटाइप इन ऑक्यूपेशन। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावी तरीका है। सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्लेस, न्यूज़पेपर मतलब समाचार पत्र, और रेडियो। ये एक थोड़ा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। ये आपको विद्यार्थियों को क्या करना है? संवेदनशील करना है, ठीक है, मतलब जागरूक बनाना है। तो इसमें ए और बी में थोड़ा सा आ रहा है कंफ्यूजन। ओके फाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। नुक्कड़ नाटक, इसका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हर जगह क्या होता है, हर स्कूलों में आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू बताने का ऑप्शन नहीं हो पाता है, कई जगह वैसे उपलब्ध नहीं होते साधन। तो कई सारे जो हैं स्कूलों में जो है नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब उसमें एक्ट किया जाता है और ग्रुप्स में ये एक्ट होते हैं। नुक्कड़ नाटक जो होता है ये ज़्यादातर ग्रुप्स में प्ले होते हैं, थोड़ा शोर शराबा इसमें होता है और ग्रुप में सब थोड़ा सा लाउडली चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, कोई भी चीज़ के लिए वो ले लेते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत की जाती हैं, है ना। तो नुक्कड़ नाटक, हाँ आपने देखा है, हमने खुद प्ले किया है नुक्कड़ नाटक, तो बड़ा मज़ा आता है इसको प्ले करने में भी। और ये हमें एक मिला था प्रोजेक्ट कि हमें नुक्कड़ नाटक बनाना है। प्लास्टिक का जो यूज़ होता है उसके लिए, प्लास्टिक के यूज़ को कम करना है, उसके लिए एक नुक्कड़ नाटक हमने किया था। अभी 4-5-6 महीने पहले ही मैंने किया था ग्रुप में। तो उसमें क्या होता है कि हम समाज को क्या करते हैं, संवेदनशील बनाते हैं या जागरूक बनाते हैं। तो हाँ बीएड में भी अक्सर होता है, यस बीएड में भी होता है ये नुक्कड़ नाटक जो है। तो इसको काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है और पहले के समय में ये ज़्यादा किया जाता था क्योंकि तब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। और अभी भी कई स्कूल जो हैं इस सोशल मीडिया से जो है वंचित हैं, तो वहाँ अभी भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दहेज से संबंधित जो है, उसके बाद प्रदूषण से संबंधित है, उसके बाद घरेलू हिंसा है, बाल मजदूरी है, एक बच्चे से बहुत काम कराया जा रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरह से प्रस्तुतिकरण होती है। उसमें मान लीजिए कि बाल मजदूरी के बारे में बताया जा रहा है, तो एक बच्चा है वो एक्ट करेगा कि वो कहीं दुकान में उससे काम कराया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है या बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो ये उसको शो करेगा कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चे जो है देख के समझेंगे, सीखेंगे। तो ये चीज़ें नुक्कड़ नाटक में होती हैं और ग्रुप परफॉर्मेंस होता है तो बड़ा मज़ा भी आता है देखने में। हाँ तो यस, तो कॉलेज में कई लोग कर चुके हैं और ये होता है, बीएड में भी होता है। तो इस तरह से आप स्कूलों में अगर कभी जाते हैं तो वहाँ पे भी आप इस तरह का प्रस्तुतिकरण जो है वो करवा सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू फाइंड रोज प्लांट। ये भी इंग्लिश में यहाँ है, नेक्स्ट पेज पे आपको हिंदी पे मिल जाएगा। काफ़ी लंबे क्वेश्चन है इसलिए मैंने 2 पेजेस में डिवाइड कर दिया है। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू फाइंड रोज प्लांट्स इन द स्कूल गार्डन। द स्टूडेंट नोटिस्ड दैट सम फ्लावर्स डिड नॉट ब्लूम, मतलब कुछ नहीं खिल रहे हैं। ही इंस्ट्रक्टेड देम टू ऑब्जर्व द प्लांट एवरी डे टू सी इन हाउ मैनी डेज द स्प्रिंग कम्स फ्रॉम देम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द टीचर वॉन्ट टू डेवलप हियर? स्किल ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा एंड experiment, curiosity of among students, seeing the wonders of natural beauty,
enjoy the act of blooming flowers। ठीक है, ये आपका हो गया इंग्लिश में, और हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। अध्यापक अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहता है। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया, मतलब टीचर ने, कि वे पौधों को प्रतिदिन दिखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आ जाती है, मतलब फूल खिल जाते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहता है? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुकता और प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो आंसर आया है सिर्फ दिलीप जी का, और बिल्कुल राइट आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। ए और बी जो ऑप्शन है यही इसमें सही होंगे, और फटाफट आंसर आने शुरू हो गए। बी, वेरी गुड, बी इज़ द राइट आंसर। पहला वाला और दूसरा वाला जो है बिल्कुल सही है। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, मतलब ये दोनों जो ऑप्शन है आपके बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डाटा फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस? निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा करता है? ये मैं करवा चुकी हूं आप लोग को पहले भी। तो ये आंकड़े इकट्ठे करने का काम कैसे होगा? दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक और रेटिंग स्केल। बहुत इजी है, ये एक बार पहले भी हम कर चुके हैं। ये बच्चों का आकलन के लिए हो रहा है ना, रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं हो रहा है। रिकॉर्ड के लिए अलग होता है, आकलन के लिए अलग होता है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, है ना। तो इसमें आपको आकलन करना है। बबलू जी का आंसर आया है डी। तो जिन्होंने डी आंसर किया है उन सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। डी इज द राइट आंसर। कंफ्यूज कैसे हो गए आप लोग? सी वाले कंफ्यूज कैसे हो गए भाई? ये तो मैं करवा चुकी हूँ आप लोगों को एक बार। गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा करना है ना, तो बच्चों अध्ययन जब हम कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो अलग अलग विद्यार्थियों का आकलन कैसे होगा? रेटिंग स्केल द्वारा होगा। उनको रेटिंग दी जाती है ना, कौन सा बच्चा किस तरह के नंबर ला रहा है, ये रेटिंग स्केल ही तो है जो उनका गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा करेगी। तो रेटिंग स्केल जो है ये राइट आंसर होगा। और अगर आपको कहा जाएगा कि आप रिकॉर्ड रखना है तो एनेक्डोटल इसमें आ जाएगा। किसी भी तरह का सारा रिकॉर्ड जो है एनेक्डोटल आपका जो रिकॉर्ड होता है उसमें आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? आकलन करना है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, तो रेटिंग स्केल से आपको पता चलेगा। इस तरह से कंफ्यूज मत होइए इतने इजी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पब्लिक स्कूल हैज़ अबाउट 2 to 3 children with special need in every class. Some children are physically or mentally challenged. These children study with their children while sitting in the same class. Public school mentioned above follow which of the following? एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले लगभग 2 से 3 बच्चे हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं। ये बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। ऊपर उल्लिखित पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा। सीडीपी में भी ये है कि इस तरह के बच्चों को जब नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाया जाता है तो वो कौन सी शिक्षा कहलाती है? दिलीप जी का आंसर बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। समावेशी शिक्षा कहलाती है ये। मतलब दोनों तरह के बच्चे, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ जो विशिष्ट जिनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, ऐसे बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब मिला करके इनको समावेश किया जा रहा है, इस तरह बच्चों को भी इनके साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसको कहा जाएगा समावेशी शिक्षा। ये आपका सीटीपी में भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी में पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ईवीएस में आए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके किसी भी सब्जेक्ट के
क्वेश्चन पेपर में पेडागोजी में पूछा जा सकता है। तो इसको बड़ा ध्यान रखिएगा कि जब हम नॉर्मल बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को बिठाते हैं तो उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है या इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। और ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि मैंने देखा है, मेरे क्लास में भी एक बच्चा था जो कि उसके पैरों में पोलियो हो गया था। तो मुझे लगा कि ये बच्चा जो है थोड़ा कमज़ोर होगा, पढ़ने में बड़ा तेज़ था। और जब मैं खेलने उसको लेके गई गेम्स के पीरियड में, तो मैंने देखा कि भाई इसको थोड़ा संभाल के ले जाते हैं। वो किसी बच्चे से कम नहीं था, वो अपने उन्हीं पैरों से वो बच्चों के साथ खेलता था, जिस भी तरह से खेलता था पर वो खेलता था उसी तरह से। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे हमेशा पिछड़े हुए ही रहते हैं। तो मैंने जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं लेकिन किसी तरह से विकलांग हैं शारीरिक रूप से, पर वो मेंटली बहुत तेज रहते हैं। वो लेफ्ट हैंड वाला बच्चा था और पैरों से उसको पोलियो था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज़ था बच्चा। तो हर तरह के आपको बच्चे जो हैं स्कूल में देखने को मिल जाएंगे। और जो थोड़ा मानसिक रूप से रहते हैं विकलांग, वो बच्चे थोड़े स्लो गेनर होते हैं। तो उनमें भी कैटेगरी अलग अलग होती है जो आप सीडीपी में पढ़ते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है? शिक्षार्थियों को पुस्तकों के बारे में सूचित करने के लिए उन्हें अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। शिक्षार्थियों को तकनीकी शब्दों और परिभाषाओं से अवगत कराना। ईवीएस से संबंधित तकनीकी शर्तों का आकलन करने के लिए। बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चन आप बार बार करते हैं, अलग अलग भाषाओं में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, अलग अलग तरह से पूछा जाता है, लेकिन उद्देश्य वही रहता है। ज़्यादातर आंसर जो है बी में आ रहे हैं। बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा है कि बाहरी दुनिया से उसके जो विद्यार्थियों के जो विद्यालय का जो अनुभव है बाहरी दुनिया से उसको जोड़ना। बिल्कुल सही, राइट आंसर। तो अब फटाफट से अपने नंबर जो हैं, टोटल मार्क्स भी मुझे बताते जाइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग ने कैसा किया काम, आज कैसी पढ़ाई हुई। तो ये तो हमारा डेली का असेसमेंट है ना, ये भी हमको करना पड़ता है। और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, और अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। लाइक में कंजूसी मत करना। ये लाइक आप लोगों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं खुश हो जाती हूँ देख के कि हाँ बच्चों ने आज लाइक किया, मुझे इतने बच्चों ने पसंद किया, बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है। मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। माही जी जो है आज 3 नंबर लेके आई हैं। वेरी बैड, मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, जबकि क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे थे जो उस तरह के थे जो रिपीट भी हो रहे हैं। बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है, इसलिए मैंने ऐड किया था। राधा जी आप जो आंसर कर रहे हैं उसमें 16 पहले रहेगा, 20 बाद में रहेगा। 16/20 आप लिखेंगे, नॉट 20/60। ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा। हाँ राधा जी ने कर भी दिया है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छे नंबर हैं सभी के। दिलीप जी को भी 3 नंबर मिले हैं। क्या बात हो गई, आज हमारे अच्छे बच्चे लोग जो हैं। अच्छा माही जी के 3 गलत हैं, ओके। हाँ मुझे लग रहा था कि इतने कम तो नहीं आएंगे, पर मैंने हो सकता है कि मैंने ना देखा हो। तो आपने गलत लिखा ना, आपको 17/20 लिखना चाहिए माही जी, और आपने लिखा है 3/20। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो कल भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हमारी टाइमिंग जो है यही रहेगी 6 बजे से 7 बजे तक। और ईवीएस क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है सबको, ठीक है। तो कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और बिल्कुल तैयारी के साथ आइए। कल मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें एक्स्ट्रा और बताने वाली हूँ। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और नए नए तरह के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसको हम कल करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कल की क्लास होने वाली है। तो कल की क्लास कोई भी नहीं मिस करेगा, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, अपना अपना सब ध्यान रखिए। और क्लास में जो है रोज़ आप लोग को आना है, छुट्टी नहीं मनानी है।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग